सो नाउ लेट्स सी लिबरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस। लिबरलिज्म को कहा जाता है ऑप्टिमिज्म ऑफ आईआर, ठीक है, बिकॉज दे व्यू ह्यूमन नेचर इन ऑप्टिमिस्टिक वे कि ह्यूमंस आर कोऑपरेटिव, दे आर पीसफुल, दे हैव द गुड विल, दे कोऑपरेट, दे हैव द म्यूचुअल इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट, सो इट टेंड्स टू बी सॉर्ट ऑफ अ पीसफुल रिलेशन बिटवीन देम। एंड वही ह्यूमन नेचर फिर स्टेट के बिहेवियर में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो स्टेट ऑल्सो टेंड्स टू कोऑपरेट, ठीक है। तो जो इसका जो राइज है लिबरलिज्म एज अ थ्योरी इन आईआर, वो हुआ है रियलिज्म के अगेंस्ट, ठीक है, और रियलिज्म का राइज हुआ है आइडियलिज्म के अगेंस्ट। तो ये हमने अच्छे से देखा, हमने जब आइडियलिज्म डिस्कस किया, जब हमने रियलिज्म डिस्कस किया। अब लिबरलिज्म को जब हम डिस्कस करने जाएंगे तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि रियलिस्ट बोलते हैं ना कि ये सब जो पूरा सिस्टम है वो एनार्किक है और इट्स लाइक अ जंगल, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, ठीक है, जो हॉब्स ने जो बोला था वहां से इंस्पायर होके। तो लिबरलिस्ट बोलते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक रीजन होता है, कोऑपरेट करने की एक इच्छा होती है, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सब अगर एक साथ आ जाए, रीजन, कोऑपरेशन एंड इंस्टीट्यूशंस, दैट जंगल कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ गार्डन, ठीक है, वहां पे रूल हो, वहां पे एक ऑर्डर हो। तो इस तरीके से ह्यूमन नेचर जो होता है वो इसेंशियली पॉजिटिव होता है और रैशनल होता है। वी ऑल आर कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस। सो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो इनविटेबल नहीं है, ठीक है। जैसे रियलिस्ट बोलते हैं कि वॉर इज नेचुरल, वॉर तो होगा ही होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, इनविटेबल है, क्योंकि वहाँ पे जो गेन्स होते हैं वो सही से, मतलब वहाँ पे लिबरल्स जो बोलेंगे ना कि मतलब विन विन, दोनों के लिए विन है, लेकिन वहाँ पे एब्सोल्यूट गेन्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सब इश्यूज वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। तो की फोकस क्या है लिबरलिज्म का? की फोकस है ह्यूमन प्रोग्रेस के ऊपर, ठीक है। और वो बोलते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट अ साइक्लिकल, जैसे रियलिस्ट बोलते हैं, बट हिस्ट्री इज ए लीनियर एंड अ प्रोग्रेसिव। मतलब साइक्लिकल मतलब वर्स्ट फेज आएगी, फिर अच्छी फेज आएगी, फिर वर्स्ट फेज आएगी, इस तरीके से पूरा साइकिल रिपीट हो जाता है, उस तरीके से नहीं है। हमेशा हम प्रोग्रेस गेन करते करते आगे जाते हैं। और जो ग्लोबल पॉलिटिक्स होता है, इट इज अ वेरिएबल सम गेम, विन विन गेम होता है, नॉट अ जेरो सम गेम। और जीरो सम गेम मतलब किसी का गेन हुआ तो मेरा बिल्कुल लॉस हुआ, इस तरीके से, ठीक है। और जो इसमें एक रिजेक्शन ऑफ स्टेट एज अ सोल एक्टर होता है, ठीक है। तो बाकी के एक्टर्स भी है, जैसे एनजीओज है, एमएनसीज है, इंडिविजुअल्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि दलाई लामा एक एज ए इंडिविजुअल पर्सन, उनका रोल भी है ना जब इंडिया चाइना के रिलेशन आते हैं, तो वो तो एक फैक्टर तो है ही है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल्स आल्सो आर देयर, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल वगैरह बड़े बड़े एचआर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी रोल रहता है। क्लाइमेट में अब ग्रेटा थंबर्ग है, एज ए इंडिविजुअल वो भी काफी इन्फ्लुएंशियल है। तो ऐसे बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल होते हैं। सो देर आर फोर स्ट्रैंड्स ऑफ लिबरलिज्म, ठीक है। अगर हम अच्छे से उनको देखें तो एक होता है सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, जहाँ पे पीपल टू पीपल की बात हो रही है कि कॉन्टेक्ट जो है नॉट जस्ट बिटवीन द गवर्नमेंट्स, बिटवीन स्टेट टू स्टेट, बट ऑल्सो कॉन्टेक्ट्स आर ट्रांसनेशनल एंड इंटरेक्शंस आर देयर बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑल्सो। जैसे कि हम इसको एक एज अ सॉफ्ट पावर भी देख सकते हैं कि हम हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं, या उस तरीके से, या बॉलीवुड की मूवीज बाहर देखी जाती है, या सॉन्ग्स बाहर सुने जाते हैं। तो इस तरीके से पीपल की पीपल में हमारे कुछ लोग वहाँ पे जाके लेक्चर्स देते हैं, वहाँ के हम बड़े बड़े लोगों को या प्रोफेसर्स को या वगैरह स्कॉलर्स को यहाँ पे बुलाते हैं। तो एक बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन इंडिविजुअल्स कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो जेम्स रुस्नो जो है वो बात करते हैं ट्रांसनेशनल नेटवर्क की। वो बोलते हैं कि स्टेट सेंट्रिक मॉडल जो है वो अब ऑब्सोलेट हो चुका है, ठीक है। इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स दे क्रिएट कैस्केडिंग इंटरडिपेंडेंस। और द स्टडी ऑफ ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस इनका बुक था। देन कार्ल डिश जो है वो सिक्योरिटी कम्युनिटी की बात करते हैं, साइबरनेटिक्स की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि group of people can become integrated to the point where there is a real assurance that the members of that community will not fight each other, ठीक है। तो इस तरीके का अगर जब एश्योरेंस क्रिएट हो जाता है, एक ट्रस्ट, एक म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, तो ऑल दे विल कम टुगेदर। तो उसके उन्होंने फोर कंडीशंस बताई है। एक है इंक्रीज्ड सोशल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ज्यादा होना चाहिए। ग्रेटर मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ लेबर, मोबिलिटी ऑफ आइडियाज, तो इस तरीके से, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज, जैसे जो कांट बोलता था, ठीक है, पहले इमैनुअल कांट हो, या मतलब कॉमर्स, कॉमर्स जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा ट्रेड बढ़ेगा, उतना कंट्रीज के बीच में वॉर नहीं होगा। तो या म्यूचुअल ह्यूमन ट्रांजैक्शंस जो है, तो इस तरीके से, ठीक है। उनका पॉलिटिकल कम्युनिटी नॉर्थ अटलांटिक एरिया ये बुक था। देन जॉर्ज बर्टन जो है वो कॉबेक मॉडल की बात करते हैं, वो अगेंस्ट दी बिलियर्ड बॉल मॉडल जो रियलिज्म का है, ठीक है। तो बिलियर्ड बॉल मॉडल जो है वो हार्ड शेल या कोलाइडिंग, मतलब स्टेट के इंटरेस्ट कोलाइड करते हैं, वो अपने अपने में ही, मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, या इन द सेल्फ सफिशिएंट इन द सेंस, या वो अ, उनकी जो
किसी के ऊपर वो रिलाय नहीं रह सकते, वो खुद के डिसीजन खुद के सेल्फ इंटरेस्ट में लेते हैं उस तरीके से, ठीक है। उसके जो भी नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रायोर रख के वो जो पूरा डिसीजन ले रहे हैं वो अपने अपने में ही डिसीजन ले रहे हैं, और वो उसके जो डिसीजन है वो शायद हो सकता है जो भी हो एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करे ना करे, लेकिन कॉबवेब मॉडल जो बोलता है वेब जैसा है, एक का डिसीजन दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होते हैं वेयर पुलिंग वन स्ट्रिंग अफेक्ट्स एवरीवन, इस तरीके से। तो ये पूरा वर्ल्ड सोसाइटी बुक इन्होंने लिखा, तो यहाँ से ये पूरा थ्योरी सोशलिस्ट या सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म हम जिसको बोल सकते हैं ये आता है। इसके बाद होता है इंटरडिपेंडेंस लिबरलिज्म। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस तो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है, उसमें ट्रेड हो, इकोनॉमिक्स हो, क्योंकि हर चीज हर जगह पे नहीं उग सकती या हर चीज हर जगह पे नहीं बन सकती, कोई किसी न कोई ना कोई स्पेशलिटी बनेगी, किसी ना कोई जोग्राफिकल एरिया मैटर करता है, या ट्रेड का जो रूट है वो मैटर करता है, बहुत सारे अदर डायमेंशन होते हैं, रिसोर्सेज कौन से अवेलेबल है वो मैटर करता है। सो यहाँ पे इकोनॉमिक टाइज एज अ प्रोमोटिंग द पीस या कॉमर्स प्रोमोटिंग पीस, इस तरीके से देखा जाता है। सो वॉर इज ए बैड फॉर बिजनेस, कोई भी वॉर हो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, कैपिटल का, रिसोर्सेज का, लोगों का, ह्यूमन कैपिटल का भी डिस्ट्रक्शन होगा। तो कोई भी वॉर हो बैड है। हाई डिवीजन ऑफ लेबर इन द इंटरनेशनल इकोनॉमी मीन स्टेट्स रिलाई ऑन ईच अदर मेकिंग वॉर इरेशनली एक्सपेंसिव, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला गया। द ट्रेडिंग स्टेट का कंसेप्ट यहाँ पे आ जाता है रिचर्ड रोजेनक्रेंस का। उसके बाद जैसे जापान, जर्मनी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, तो इनके बीच में रिलेशन जैसे हो गए, या मिलिट्री पॉलिटिकल स्टेट्स जो है यूएसएसआर, कोल्ड वॉर, यूएसए, या मतलब अलग अलग तरीके से जितना ट्रेड ज्यादा बढ़ेगा उतना वॉर की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी उन कंट्रीज के बीच में, ठीक है। तो राइज ऑफ ट्रेडिंग स्टेट, एक्शन एंड रिएक्शन इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, ये बुक कुछ बुक्स इंपॉर्टेंट है। नॉर्मन एंजल भी है, द ग्रेट इल्यूजन इन्होंने लिखा, वो बोले कि वॉर जो है वो इकोनॉमिकली फ्यूटाइल बन चुका है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, ठीक है। देन आता है इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। यहाँ पे लॉज एंड रिजिम्स की बात हो रही है, ठीक है। जो फोकस इज ऑन रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन हो, डब्ल्यूटीओ हो, ईयू हो, दे रिड्यूस द अनसर्टेनिटी। मतलब जो पहले क्या बोला जाता था कि पूरा वो सिस्टम केओस है, दे अनार्की है, लेकिन जब यूएन, डब्ल्यूटीओ, ईयू कुछ रूल्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उस लॉ के तहत आपको बिहेव करना होता है, तो पता है कि कौन सा नेशन क्या करेगा, या इस तरीके से हम एग्रीमेंट्स करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे कुछ बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो इट रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड फियर ऑफ चीटिंग एंड फियर दैट अदर साइड विल डिफेक्ट, इस तरीके का कुछ फियर नहीं रहता है। सो की आर्गुमेंट क्या है, इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, लोअर ट्रांजैक्शन कॉस्ट एंड मेक कमिटमेंट्स क्रेडिबल, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो हर हर दो देश आपस में आके भाई कुछ करेंगे, या फिर वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा ना, उस तरीके से अगर हम देखें, या तो वर्ल्ड लेवल पे एक ही कुछ एग्रीमेंट बन रहा है और सब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो मतलब इजी हो जाता है, या कुछ एक वर्ल्ड लेवल पे कॉमन मैकेनिज्म जब हो जाता है तो इजी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से liberals institutionalists argue that international organization and international regimes help cooperation between states। तो इस तरीके से, तो इसमें एक रिजीम थ्योरी भी है स्टीफन क्रिजनर की, who defined regimes as a set of implicit or explicit principles, norms and rules and decision making procedures around which actors expectations converge। तो इस तरीके से रिजीम को डिफाइन किया गया है, और ये जो रिजीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म में, क्योंकि रिजीम्स जो होती है वो कौन से प्रिंसिपल, कौन से नॉर्म्स, कौन से रूल्स, डेमोक्रेसी हो या मल्टीपोलर वर्ल्ड हो, इस तरीके से रूल ऑफ लॉ हो, इस तरीके से कुछ नॉर्म्स या ह्यूमन राइट्स हो, तो हमने कुछ नॉर्म्स सेट किए हुए हैं, पॉवर्टी को कम करना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसके बाद रिपब्लिकन लिबरलिज्म, जिसमें डेमोक्रेसी एंड पीस की बात की गई है, इमैनुअल कांट से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस था। माइकल डॉयल इन्होंने ये अभी मतलब इन मॉडर्न सेंस डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी वो लेके आए। सो डेमोक्रेसीज डू नॉट गो टू वॉर विथ ईच अदर, इस तरीके का ये आर्गुमेंट है, क्योंकि जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी होंगी वहाँ पे लोग उस तरीके से इनलाइटेंड होंगे, वो पॉपुलर प्रेशर बिल्डअप करेंगे, तो कोई भी वॉर नहीं हो जाएगा। तो दे माइट फाइट, मतलब नॉन डेमोक्रेसी के बीच में वॉर हो सकता है, लेकिन जो डेमोक्रेसीज जो है उसको जोन ऑफ पीस बोला गया है, ठीक है। जहां जहां भी डेमोक्रेसीज होती है वो जोन ऑफ पीस है। थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेटिक पीस, उसमें रिपब्लिकन रिप्रेजेंटेशन हो, लीडर्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल हु जनरली डिसलाइक वॉर, ठीक है। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स दैट क्रिएट अ म्यूचुअल ट्रस्ट। आप अगर देखोगे कभी भी कोई दो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, जैसे सपोज हमारे ऑनरेबल पीएम जब यूएस प्रेसिडेंट से मिले, तो एक लेटर जो भी इशू होता है वहाँ पे यही सब ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, इन सब पे हम कॉमन बिलीव करते हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, म्यूचुअल पॉइंट्स है, जो हम दो कंट्रीज को एक साथ लेके आते हैं, इस तरीके से ही स्टेटमेंट्स बाहर निकलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसनेशनल इंटरडिपेंडेंस, ट्रेड कनेक्ट्स देयर इंटरेस्ट एक्सेट्रा। सो ये यहाँ पे पूरा इनका बुक था लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इन इमैनुअल कांट, ये एक्चुअली उसके फोर फादर्स माने जाएंगे, इन्होंने परपेचुअल पीस थ्योरी जो लिखी थी, ठीक है, कि ट्रेड कॉमर्स जितना रहेगा उतना ज्यादा पीस परपेचुअल रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा।
पीस पैसिफिक फेडरेशन की बात की थी, लीग ऑफ पीस की बात की थी बिटवीन फ्री स्टेट्स, ठीक है, मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, परपेचुअल पीस, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। देन फ्रांसिस फुकुयामा, इन्होंने एंड ऑफ हिस्ट्री लिखा। या मतलब ये क्या आर्गुमेंट क्या था इसमें? इसमें ये था कि कोल्ड वॉर खत्म हो गया, बर्लिन वॉल का फॉल हो गया, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उनको लगा कि अब मतलब जो लिबरल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या जो लिबरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो मतलब ट्रिम्प कर गया, वो जीत गया है, अब वो प्रूव हो गया कि ये बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, अभी यही रहेगा। मतलब एंड ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है, मार्क्स क्या बोलता है? हिस्ट्री मतलब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है, उसमें क्या बोलता है? आइडिया का प्रोग्रेशन होता है, राइट? मतलब थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, अगेन फिर दैट सिंथेसिस बिकम्स थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, इस तरीके से एक प्रोग्रेशन होता रहता है। लेकिन वो बोल रहा है कि आप हिस्ट्री एंड्स यार, वो एक्चुअली मार्क्सिज्म को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है, ठीक है, कि एंड ऑफ हिस्ट्री मतलब एंड ऑफ दैट आइडियाज, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। देन आता है न्यू लिबरलिज्म, न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म। तो यहाँ पे न्यू का एक डिबेट भी देखते हैं, न्यू रियलिज्म बिटवीन एंड न्यू लिबरलिज्म, इनके बीच का। तो कॉमन ग्राउंड क्या है? बोथ एक्सेप्ट्स दैट इंटरनेशनल सिस्टम इज एनार्किक एंड स्टेट्स आर प्राइमरी रैशनल एक्टर्स। डिफरेंस क्या है देखो, न्यू रियलिस्ट जो है, जैसे कि वॉल्ट जो है, वो फोकस करता है, मतलब वो क्या, वो रिलेटिव गेन्स की बात करता है। रिलेटिव गेन्स मतलब यहाँ पे क्या है कि हु गेन्स मोर, इफ आई गेन 5 एंड यू गेन 10 देन आई लूज, ठीक है। तो इसलिए वो मोस्टली उस डील में ही नहीं जाएगा क्योंकि उसको ज्यादा फायदा हो रहा है। इस तरीके से न्यू रियलिस्ट सोच है। और न्यू लिबरल्स जो होते हैं, केहोन जो है, वो बोलेगा एब्सोल्यूट गेन्स की बात करते हैं। मतलब डू आई गेन, इफ आई गेन इवन 5 और ही गेन 10, स्टिल आई गेन 5, सो आई विल कोऑपरेट, इस तरीके से। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है यार, मुझे एटलीस्ट 5 तो मिल रहा है, मतलब मेरे पास कुछ इंडस्ट्री तो आ रही है, चलो चलो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है कोई, ठीक है, कुछ भी नहीं है अभी, लेकिन एटलीस्ट कुछ इंडस्ट्री आ रही है, कुछ हो रहा है, तो ठीक है, उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, एट द एंड प्रॉफिट तो उसको ही होगा। लेकिन मेरे यहाँ पे भी तो जॉब क्रिएट हो रहा है, मेरे यहाँ पे भी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, कुछ इंफ्रा डेवलप हो रहा है, तो इस तरीके से एटलीस्ट कुछ तो गेन हो रहा है, ऐसे ही न्यू लिबरल सोचते हैं, तो इसलिए दे गो फॉर द एब्सोल्यूट गेन्स। सो outcome is neoliberals argue that institutions can help states overcome that fear of cheating, allowing them to pursue the absolute gains. देन की थिंकर्स क्या क्या है न्यू लिबरलिज्म में? एक तो रॉबर्ट कियोन एंड जोसेफ ना, ये दोनों जो यहाँ पे है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्स वर्ड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, कैसे कॉम्प्लेक्स है वो भी देखेंगे, ठीक है। देन पावर एंड इंटरडिपेंडेंस इनका इंपॉर्टेंट बुक था। इनमें अलग अलग, जब जेएनयू था हमारे यहाँ पे, जब सीयूटी पीजी नहीं हुआ था, जिस ईयर मैंने दिया था, ठीक है, तो उस ईयर जेएनयू का अलग से एग्जाम होता था, तो इसमें इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए थे कि कौन सा बुक इन्होंने इंडिविजुअली लिखा है, कौन सा बुक इन दोनों ने मिलकर लिखा है, ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं पहले, अभी का नहीं पता, ठीक है, अभी इस टाइप के क्वेश्चंस आए ना आए। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात इन्होंने की है। एक है मल्टीपल चैनल्स, मतलब सोसाइटीज आर कनेक्टेड नॉट जस्ट बाय फॉरेन ऑफिसेज बट बाय इनफॉर्मल राइट्स, एमएनसीज, एनजीओज एक्सेट्रा। तो कॉम्प्लेक्स रिलेशन बन जाता है पूरा, बिटवीन एनजीओज, बिटवीन एमएनसीज, बिटवीन फॉर्मल टाइज, उन सब का मिला के। एब्सेंस ऑफ हायरार्की अमंग इश्यूज, तो कोई इश्यू मतलब हाई पॉलिटिक्स लो पॉलिटिक्स को ये रिजेक्ट कर रहे हैं। हाई पॉलिटिक्स मतलब क्या? मटेरियल गेन्स, जहाँ पे आर्मी या हार्ड पावर की बात हो रही है। और लो पॉलिटिक्स मतलब जो ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, इसको लो पॉलिटिक्स समझते हैं। यो पॉलिटिक्स ऐसी कोई हायरार्की एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। सो ट्रेड, एनवायरमेंट, ह्यूमन राइट्स, ऑल मैटर्स, ठीक है। देन माइनर रोल ऑफ मिलिट्री फोर्स, अभी जितना ज्यादा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और मतलब सब ट्रेड कॉमर्स बढ़ रहा है, कंट्रीज के बीच में जो बॉर्डर्स थी वो पोरस हो रही है, तो मिलिट्री का रोल अब कम होता जाएगा, इस तरीके से आर्गुमेंट यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल, यूएस कैन नॉट बॉम्ब कनाडा टू सॉल्व अ ट्रेड वॉर एक्सेट्रा, इस तरीके से वो लोग देखते हैं। सो देन आती है इंटीग्रेशन थ्योरी, जिसको फंक्शनलिज्म कहा जाता है। ईयू आपके सिलेबस में है। ईयू का डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ये 2 थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सो हाउ डू स्टेट्स मर्ज और इंटीग्रेट, तो यहाँ पे ईयू मॉडल का इन्होंने स्टडी किया था अच्छे से। एक होता है डेविड मित्रेने का फंक्शनलिज्म, मतलब यहाँ पे क्या है कि कोऑपरेशन शुड स्टार्ट इन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एरियाज, क्योंकि टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एरियाज पे ज्यादा आपके इश्यूज नहीं होते। जैसे कि आप सपोज एग्जांपल ले लो, हाइपोथेटिकली, फॉर हाइपोथेटिकली क्या, रियल एग्जांपल भी ले सकते हो एज रियल एग्जांपल। भारत एंड पाकिस्तान, दीज आर 2 कंट्रीज, ठीक है। अब उनमें सीधा अगर कश्मीर का इशू लेके आए तो कोई कॉपरेशन ही नहीं होगा, क्योंकि दोनों का भी एक स्टैंड है, ठीक है। मतलब कश्मीर तो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, इंडिया का स्टैंड है, उनका एक अलग स्टैंड है। तो इस तरीके से कोई कॉपरेशन नहीं होगा, तो इसलिए क्या होगा? तो ठीक है भाई, तुम वाटर की बात कर लो, वाटर शेयरिंग, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारे बीच में साइन हुई, या तुम फिर कुछ रेफ्यूजीज की बात करो, रेफ्यूजीज इन द सेंस जो पार्टीशन के टाइम हुए थे, उसके ऊपर कुछ एग्रीमेंट्स, लियाकत एग्रीमेंट वगैरह साइन हुए, या कुछ मतलब जो टेक्निकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज है, ट्रेड, वाटर, इसके रिगार्डिंग कुछ तुम एटलीस्ट स्टार्ट कर दो। यहाँ पे टेक्नोक्रेट्स है जो मैनेज बाय एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं। सो सक्सेस हियर विल स्पिल ओवर इनटू पॉलिटिकल एरियाज, धीरे धीरे वो स्पिल ओवर हो जाएगा।
तो इस तरीके से पीस बाय पीसेस धीरे धीरे इस तरीके से एक वर्किंग पीस सिस्टम की बात या फंक्शनल थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, एक फंक्शनल रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। एक कुछ फंक्शनल एरियाज है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक एरियाज पे डोमिनेटली बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाद में इसके ऊपर बिल्ड करते हैं अर्न हैस, वो बोलते हैं उसको, उनको न्यू फंक्शनलिस्ट बोला जाता है। तो वो स्पिल ओवर इफेक्ट की बात करेंगे। वो क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन इन वन सेक्टर, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का एग्जांपल देंगे। स्टार्टिंग में यूरोपियन यूनियन एस्टेब्लिश कैसे होता है, एज अ कोल एंड स्टील कम्युनिटी एस्टेब्लिश हुआ था। तो ठीक है, तो इट क्रिएट्स प्रेशर फॉर कोऑपरेशन इन रिलेटेड सेक्टर। अगर एक साथ सब मिलकर ट्रेड एंड स्टील में कोऑपरेट कर रहे हैं तो धीरे धीरे उनमें ट्रांसपोर्ट भी एक जैसा हो जाएगा, उनमें करेंसी भी एक जैसी हो जाएगी, अभी यूरो जो करेंसी है, ठीक है। तो इस तरीके से इवेंचुअली लीडिंग टू पॉलिटिकल यूनियन, अभी एक यूरोपियन यूनियन पूरा पॉलिटिकल यूनियन सॉर्ट ऑफ मतलब बन गया है। तो इस तरीके से यूनाइटिंग ऑफ यूरोप या बियॉन्ड द नेशन स्टेट, ये बुक्स इन्होंने लिखे। तो इस तरीके से कैसे स्पिल ओवर हो जाता है बाकी के सेक्टर्स में, वो इस तरीके की बात यहाँ पे न्यू फंक्शनलिस्ट करते हैं। सो की कंसेप्ट्स क्या क्या है, देखो, हाई पॉलिटिक्स एंड लो पॉलिटिक्स। हाई रियलिज्म ऑब्सेस्ड विद हाई पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, वॉर, सर्वाइवल, मटेरियल गेन्स। लिबरलिज्म एलिवेट्स लो पॉलिटिक्स, मतलब इकोनॉमीज हो, इन्वायरमेंट, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा, इक्वल इंपॉर्टेंस इनको भी देते हैं। जीरो सम वर्सेस नॉन सम। रियलिज्म जो है वो जीरो सम, मतलब माई गेन और यूर लॉस, इस तरीके से ही देखते हैं, ठीक है। लिबरलिज्म जो है वो नॉन जीरो सम या पॉजिटिव सम गेन, विन विन, इस तरीके से देखते हैं। इंग्लिश स्कूल भी यहाँ पे है। इंग्लिश स्कूल मतलब क्या है कि सोसाइटी के बीच में, मतलब यहाँ पे ह्यूगो ग्रेटोस को एज अ फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहा गया है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट मेरली एन एनार्की या पावर ड्रिवन सिस्टम जैसे रियलिस्ट बोलते हैं, बट इट इज स्ट्रक्चर्ड एज ए इंटरनेशनल सोसाइटी वेयर स्टेट्स आर बाउंड बाय शेयर्ड नॉर्म्स, रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो शेयर्ड नॉर्म्स रूल्स कहाँ पे जनरेट होते हैं, सोसाइटी में जनरेट होते हैं। इट पोजिशंस इटसेल्फ एज अ मिडल ग्राउंड बिटवीन रियलिज्म एंड लिबरलिज्म, के बीच का एक मिडल ग्राउंड जैसा इंग्लिश स्कूल या उसकी इंटरनेशनल सोसाइटी अप्रोच भी कहा जाता है। बिटवीन कंस्ट्रक्टिविज्म, इन सबके बीच में वो खुद को अपोजिट करता है। And emphasizing that cooperation exists alongside competition through diplomatic, legal and balancing mechanism। इस तरीके का आर्गुमेंट इन्होंने किया हुआ है। हेडली बुल या अलग अलग वेंडेट या ऐसे कुछ कुछ स्कॉलर्स यहाँ पे आते हैं। सॉफ्ट पावर, जोसेफ नाय बात करते हैं सॉफ्ट पावर की, द एबिलिटी टू गेट व्हाट यू वांट थ्रू अट्रैक्शन रादर देन कोएर्शन। कल्चर हो, पॉलिटिकल वैल्यूज, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, या आपकी मूवीज, योगा, जैसे इंडिया के बारे में बोला जाता है, योगा है अभी, या आयुष है, अलग अलग आयुर्वेदा है, ठीक है। इस तरीके से ग्लोबल गवर्नेंस, द मूवमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट हायरार्किकल टू गवर्नेंस, नेटवर्क, मल्टी एक्टर मैनेजमेंट इन ग्लोबल इश्यूज, इस तरीके की बात की गई है। सो क्या क्या पीवाईक्यूज अगर हम कुछ देखें इनके ऊपर, तो हु प्रोपोगेटेड द टर्म कॉम्प्लेसेंट इंडिपेंडेंस पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है। केओन नाय। लिबरल इंस्टीट्यूशंस आर्ग्यू दैट कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल रिजीम्स हेल्प कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट, ये आया था। विच थ्योरी फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, एनार्की बट आर्ग्यूज फॉर कोऑपरेशन। सो न्यू लिबरलिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल लिबरलिज्म। कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी कम्युनिटी किसकी है, कार्ल ड्यूश की। परपेचुअल पीस थ्योरी इमैनुअल कांट की। डिफेंसिव रियलिज्म केनेट वॉल्ट का है, स्टीफन वॉल्ट या जर्विस। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस के फीचर्स क्या है, लो पॉलिटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और हाई पॉलिटिक्स ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। सो अगर स्कॉलर्स को ब्रॉडली अगर एक ही साथ देखें तो पहले इमैनुअल कांट को फोरफादर बोला जाएगा, परपेचुअल पीस थ्योरी, ठीक है। रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूट लीड्स टू पीस, इस तरीके से रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन लीड्स टू पीस, इस तरीके से। नॉर्मन एंगल्स का द ग्रेट इल्यूजन, वॉर इज इकोनॉमिकली फ्यूटाइल। डेविड मित्र का वर्किंग पीस सिस्टम, फंक्शनलिज्म। देन कार्ल ड्यूश का पॉलिटिकल कम्युनिटी या साइबरनेटिक सिक्योरिटी कम्युनिटीज, इस तरीके से। अर्न हस का यूनाइटिंग ऑफ यूरोप या न्यू फंक्शनलिस्ट, स्पिल ओवर की बात करते हैं। जॉन बर्टन का वर्ल्ड सोसाइटी, कॉबे मॉडल की बात वो करते हैं। केहोन एंड नाय पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, सॉफ्ट पावर, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं। माइकल डॉयले जो है वो डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी की बात करते हैं। लिबरलिज्म एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जोन ऑफ पीस, डेमोक्रेसी एज अ जोन ऑफ पीस की बात करते हैं। डेमोक्रेसी नेवर गो टू वॉर एक्सेट्रा। एंड फ्रांसिस फुकुयामा द नेशनल इंटरेस्ट या द एंड ऑफ हिस्ट्री, इस तरीके से लिबरलिज्म एज अ वन, मतलब ट्रम्प, इसकी बात वो करते हैं। ये तो पूरा लिबरलिज्म लगभग यहाँ पे आपका खत्म हुआ।